हमारे देश के गृह मंत्री आने वाले थे जेएनयू में, लेकिन अमित शाह जी, हाँ, तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। लेकिन मैं उनको मिलने तो मैं उनको देखने भी नहीं जाता असल में। चाटुकारिता करने वाले लोग उस घास की तरह होते हैं कि जिस ज़मीन पे थूक भी दो उसको थोड़ी सी नमी आ जाती है, उस पर एक छोटा सा घास निकल आता है, उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उसको सिर्फ थूक की ज़रूरत होती है। अमित शाह के अलावा कोई और आ रहा होता मेरे को तो फिर शायद मैं देखने चला भी जाता। लेकिन क्यों अमित शाह पे क्यों नहीं जाते यार? क्या, अभी हम जेएनयू में बैठे हैं और मोदी जी की सरकार है, मान लीजिए अभी भगत सिंह जिंदा होते तो उनका क्या रिएक्शन होता? लेकिन 2019 के बाद हम कहना चाहेंगे तो माहौल काफ़ी बिगड़ गया है। अब महा जेएनयू जो प्रोटेस्ट के नाम पे और ढेर सारी चीज़ें जो स्टूडेंट गतिविधि यहाँ जिंदा रहती है, जो जिस वजह से जेएनयू जानी जाती है, वो सब चीज़ें 4 सालों से बंद हैं। तो क्या स्टूडेंट इलेक्शन या फिर छात्र संघ को पूरी तरीके से भंग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए? मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो शायद बेहतर जवाब दे सकता हूँ इसका। अच्छा, एक जेएनयू छात्र के मस्तिष्क मापक पैमाने पे एक आइडियल छात्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए कि ये छात्र आइडियल है? असल में एक आइडियल विद्यार्थी तो बना ही नहीं जा सकता। और मैंने ऐसा सुना है कि जेएनयू के बॉयज़ हॉस्टल में भी गर्ल्स आ सकती हैं, स्टे कर सकती हैं, इससे कोई वार्डन को प्रॉब्लम नहीं है जेएनयू प्रशासन को? इस चीज़ को प्राइवेट ही रखा जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। आप लोग नर्वस तो नहीं हो रहे हो ना? ना बिल्कुल। हंसते रहो यार। आपने बोला कि कैमरे के सामने हंसी आती है मेरे को, लेकिन आपने हंसा नहीं अभी तक यार। कैमरे के सामने नहीं, मेरे सामने हंसी आती है। पत्रकारिता या फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। ये भी बहुत बड़ा वक्तव्य है कि एक जर्नलिस्ट नहीं बोलना चाहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और पत्रकारिता के बारे में खुल करके। तो जैसे जेएनयू में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ हिमांशु, तो मुझे सबसे पहला कदम मेरा क्या होना चाहिए? कुछ बताओ अभिषेक, खुल के बताओ, एकदम हंस के। जी बिल्कुल। एक बार आप बता दें तो बेहतर रहेगा। मतलब क्या बोल रहे हैं? कैसे सवाल का जवाब देंगे? हाँ, वो आप भी मतलब आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। नहीं, हम तो कुछ भी बोल सकते। मैं तो आपको बता, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम निखिल है। निखिल है। जैसे निखिल, हम आपको बताएं कि हम आपसे क्या पूछने वाले हैं। हाँ, और साथ साथ निखिल भी हमको बताएं कि हम निखिल से क्या क्या पूछ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे क्या क्या चीज़ नहीं पूछ सकते, ये हमेशा रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कुछ चीज़ें नहीं पूछनी। हम तो बिल्कुल कुछ भी आप पूछ सकते हैं मेरे से। कुछ भी तो ऐसा कुछ है नहीं, क्यों ही छुपाएंगे। मतलब देखिए, मेरा नाम है हिमांशु और मैं द स्टूडेंट लाइफ करके एक चैनल है चलाता हूँ। अभिषेक से कांटेक्ट किया, आप अभिषेक के मित्र हैं जी। एक नए तरीके से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल है। निखिल है जी। जी। निखिल, पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए निखिल अपना। मेरा नाम निखिल है और मैं अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीए फ्रेंच के कोर्स में इनरोल हूँ। और मैं पिछले साल इधर एडमिशन लिया था, अभी सेकंड ईयर में मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। आप फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर? जी मैं अभी सेकंड ईयर हूँ। सेकंड ईयर। मैं क्या नाम है आपका? अभिषेक झा, मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ। मैं सेकंड ईयर बीए का छात्र हूँ। बीए के फ्रेंच। छात्र हैं आप। जी। ये बीए जैसे कोर्सेज लोग कहते हैं कि जैसे गांव में इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है कि लड़का क्या कर रहा है, बीए कर रहा है नॉर्मली। लेकिन अगर हम बात करें बीएचयू की, डीयू की, जेएनयू की, तो यहाँ से बीए करना भी एक प्रेस्टिजियस बात होती है। तो आप किस तरीके से लेते हो इस बीए कोर्स को, रेदर देन जो मेडिकल और बीटेक बड़े बड़े कोर्सेज चल रहे हैं जिसको आप छोड़ करके बीए ऑप्ट कर रहे हो? बताओ। जी, जैसे मेरे यहाँ के कॉलेजों में, स्थानीय कॉलेज है, वहाँ पर भी बीए का कोर्स तो मिलता ही है। तो अभी भी जैसे मैं जाता हूँ तो घर के आसपास लेको मेरे को सलाह देने वाले तो कई मिलते हैं, कहते हैं कि बीए करना तो इधर से ही कर लेते। तो मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड में जाओ, कैम्ब्रिज में जाओ, उधर भी बीए ही होगी अगर आप ह्यूमैनिटीज से करना चाहोगे तो। मेरे को करना था बीए, मेरे को नया लैंग्वेज पढ़ना था, एक नए कल्चर के बारे में जानना था। तो मैंने सर्च किया, ट्वेल्थ में था या जो भी था। मतलब मैंने इंजीनियरिंग वगैरह के लिए कुछ प्रैक्टिस एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं दिया था। मेरे को बस मैंने सिर्फ जेएनयू ई तो ख़त्म हो गया, तो सीयूईटी के लिए सिर्फ जेएनयू आने के लिए दिया। जेएनयू आने के चाहिए। ट्वेल्थ में क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा पीसीएम था। पीसीएम। जी बिल्कुल। तो आप बीटेक क्यों छोड़ करके बीए करने चले आए? कहा कि मेरे को एक नया कल्चर वगैरह के लिए जाना था और यूरोप वगैरह में मतलब फ्रेंच कल्चर मेरे को सबसे ज़्यादा ठीक लगा, तो फिर मैंने फ्रेंच लैंग्वेज चुना। अच्छा जी। मतलब आपको पहले से मालूम था कि हमें फ्रेंच ही चूज़ करना है? लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं प्रेफरेंस एंट्री को लेकर के। मेरे को मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मैं यूरोप वगैरह का वो मैंने अपने मन में बना के रखा था। तो मैंने फ्रेंच को रखा था अपने उसमें चॉइसेस में, और फिर एक जर्मन वगैरह को, और फिर मेरे को एक जेएनयू में एंट्री भी लेना था। तो फिर मैंने एक थर्ड स्लॉट का भी डाल दिया था, पर्सियन फर्स्ट वगैरह का मैंने सुन रखा था, इनका कट ऑफ कम जाता है, तो मैंने उसको भी चल लिया था।
पर्सियन पॉस्टो लेने के लिए लोग बोलते हैं कि ये ऑर्डिनरी है, मिल जाता है कम कट ऑफ पे भी, लेकिन ये नहीं है कि सीट बहुत ज़्यादा है। सीट लिमिटेड सीट है और सीट एक्सटेंड होती भी है, किसी साल तो 2 या 4 होती है, 40, 50, 400 नहीं होती है। तो मतलब हर एक सब्जेक्ट मायने रखता है, पर्सियन पॉस्टो भी मायने रखता है, हम उसको एकदम ही नहीं अन्यथा में ले सकते हैं। तो JNU, आपने बोला कि JNU आने के लिए हमने ये सब चीज़ें की, तो कब JNU का नाम सुना और JNU आने के लिए आपने मतलब क्या सोचा था कि JNU ही चूज़ करना है, BHU और ढेर सारे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में रिमार्केबल हैं वो छोड़ करके आप JNU चूज़ कर रहे हो, कैसे? जी, JNU को असल में क्या है कि मैं हमेशा से उस तरीके का मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का मेरा आदत रहा था, तो JNU को मैं जानता रहता था, JNU को मैंने देखा भी था और मेरा मन था JNU आने का कि उस पर कुछ लोग इसके विरोध में बोलते थे उस टाइम पे, कुछ लोग इसके पक्ष में बोलते थे, तो कुल मिला के मेरे को इसके पक्ष में जो उन्होंने मेरे को बताया गया उससे मैं ज़्यादा एग्री हुआ, उसके मेरे को ज़्यादा खास लगा, ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मेरे को JNU आने का मन था। और पक्ष में क्या बताया गया था और विपक्ष में क्या बताया गया था? कहा यही गया था कि JNU का प्रोटेस्ट कल्चर है, JNU की दीवारें बोलती हैं, JNU में ऐसा है, JNU में मतलब जो लड़के रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, वो खुल के रहते हैं, मतलब एक आपको एक अलग ही सोच, आपको एक अलग ही नज़रिया मिलेगा देखने के लिए, तो मैं JNU को मैंने चुनना बेहतर समझा उस समय। जी। तो भाई साहब अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पे सामने आने के लिए। आप ऐसे ही, आपका फ्यूचर में क्या बनने का मन है अभिषेक? मैं अभी तो देखते हैं, अभी फ्रेंच कर रहा हूँ मैं, बाकी इसके साथ कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट एग्जाम? हाँ, तो अगर वो हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फॉर मैं एग्जांपल CGL और CDS की तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी, तो वो देखते हैं, वो हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फ्रेंच तो कर ही रहा हूँ। फ्रेंच। तो बेसिकली हम इस वीडियो में फ्रेंच की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि हम फ्रेंच लैंग्वेज की अगर हम पढ़ाई करते हैं तो JNU में आने की विधि क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से हम दाखिला लेंगे, क्या नया एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, कितने रिवॉल्यूशन हुए इस एडमिशन प्रोसेस में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और आपको मेंटर करना है हर जगह कि यहाँ चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो जैसे JNU में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ हिमांशु, तो मुझे सबसे पहला कदम मेरा क्या होना चाहिए, कुछ बताओ अभिषेक, खुल के बताओ एकदम हंस के। जी बिल्कुल। JNU आने के लिए पहले तो JNU डबल ही होता था, जिसमें 2016 आई गेस, उससे पहले 2018 या 16 के पहले तो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपको चाहिए था उस पर मतलब उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और उसके बाद JNU डबल ही आया, तो उसमें पूरे जो 200 लैंग्वेज यहाँ पे BA में पढ़ाए जाते हैं उसके पूरे हिस्ट्री कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो मैंने जो JNU डबल ही 2021 वाला दिया था, तो उसमें तो मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था, फ्रेंच के लिए दिया था उसमें मैं, तो उसमें रह गया था। फिर मैंने दूसरी बार, तो उसके बाद CUET आ गया, तो CUET में तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पूछते हैं, GS, तो उसके लिए मैंने तैयारी करी थी, मतलब मालवी एकेडमी करके एक चैनल है यूट्यूब पे, तो उसी से किया था। और इंग्लिश यहाँ पे ये है कि एक लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी है यहाँ पे, तो 200 मार्क्स का वो पेपर रहता है, पहले वो कंप्लीट वो मतलब आपको करना पड़ेगा। GT और लैंग्वेज खास करके हमारे पास 2 डोमेन है जिसको सॉल्व करना है, और मालवी एकेडमी एक रिनाउंड चैनल है जो BHU के स्टूडेंट जो एलुमनाई हैं अभी रिसर्च भी कर रहे हैं, सूरज कुमार नाम है उनका, तो उन लोग काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड। मतलब हमें अपने माइक पे काफ़ी लोगों से सुनाई दिया कि मालवी एकेडमी इज़ डूइंग गुड। तो ऐसे ही ढेर सारे चैनल हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, लोगों को चेक करिए और पढ़ाई करिए। अगर बात करें GT की, तो GT भी कई सेक्शंस में डिवाइडेड है, वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK। तो हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए? नर्वस मत होइए बिल्कुल, बताइए। इंग्लिश के लिए तो वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब यूट्यूब पे, मैंने तो सोनली यूट्यूब से ही तैयारी करी थी, उसी चैनल से, तो प्रज्ञा मैम का वो प्लेलिस्ट था, तो उसी से GT इंग्लिश तो मैंने उसी से किया था कवर। बाकी मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए अलग अलग सर पढ़ाते हैं वहाँ पे। GS तो सूरज सर ही पढ़ाते हैं पूरा, और करंट अफेयर्स GS मेनली मुझे उसमें रुचि थी ज़्यादा, थोड़ा मज़ा आता था वो पढ़ने में। अच्छा। तो वो मैं पढ़ा करता था सूरज सर से। और रीजनिंग तो हो जाता है, मतलब मैं PCM से हूँ तो मेरा रीजनिंग थोड़ा ठीक था पहले से भी। ओके। और मैथ मेरी 8 तक थोड़ी सी कमज़ोर थी, मेरा मैथ मतलब कमज़ोर है कंपैरिजन में देखा जाए तो। मैथ आपका 12th में बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड मैथ ही था, लेकिन वैसे ही मैथ कमज़ोर है मेरी। कमज़ोर है। हाँ, तो उसी से, लेकिन यूट्यूब पे जो ये पढ़ाते हैं वो देखते फिर वो हो गया। कम से कम
यहाँ कट ऑफ थोड़ी आ जाती है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना वो रहता है। अच्छा, जब आप एसएससी सीजीएल के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हो जेएनयू में, तो आपको मैथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता होगा। मैथ तो उसमें मेजर रहता है, तो उससे आप कैसे कोप अप कर रहे हो? मतलब कैसे आप उससे बिहेव कैसा कर रहा है मैथ आपके साथ सीजीएल वाला? अभी तक तो ठीक है, मतलब अब तो धीरे धीरे मैं करता हूँ प्रैक्टिस रोज़, तो ठीक है, मतलब चल रहा है अच्छा खासा चल रहा है। हाँ। तो आप बताइए सर, जीटी और लैंग्वेज तो मान लीजिए हिंदी इंग्लिश है, लोग प्रिपेयर कर लेंगे, व्याकरण की किताबें पढ़ लेंगे, ढेर सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन जीटी जो मेनली है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, लोग कहते हैं कि ढेर सारे सवाल हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो आप क्या सलाह दोगे एज अ जेएनयू स्टूडेंट की लोग जीटी इस तरीके से प्रिपेयर करें तो बढ़िया से उनका हो जाएगा? जी, असल में मेरा बैकग्राउंड पीसीएम रहा है, तो मेरे को जो मैथ्स रीजनिंग का वो था तो मेरे इतना खास दिक्कत रहा नहीं था। लेकिन असल में जो कुछ मेरे दोस्त रहे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ वगैरह बैकग्राउंड से रहे थे, उनको कुछ मैथ्स वगैरह में प्रॉब्लम्स आती थी, तो वो मेरे सलाह मांगते थे। तो उस टाइम पे मैंने उनसे यही कहा था कि जैसे सीयूईटी का जो जनरल टेस्ट का जो सिलेबस रखा गया है उसमें उन्होंने कहा है कि 8th तक के मैथ्स आपको करना होगा। ओके। तो असल में क्या होता है कि जैसे हम क्या है सबके साथ, अगर मान लीजिए आपको मालूम है कि हमारा मैथ्स कमज़ोर है, तो उस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ सच में हमारा मैथ्स कमज़ोर है। तो 6, 7, 8 का जो मैथ्स से आप उधर से ही उसको उठा के लगा के स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ओके। 6th का मैथ्स लगाइए, 7th का लगाइए, फिर 8th का लगाइए, उसके बाद आप हो सकता है मतलब आप अच्छे से कर पाओगे, उससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से बेस समझनी मजबूत है। करो जी पहले। बिल्कुल। और फिर रहा इंग्लिश का, तो जेएनयू में तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी, आप इंग्लिश या हिंदी में से किसी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप हिंदी चुन सकते हैं इंग्लिश चुन सकते हैं, आपको इंग्लिश मतलब कंपलसरी लैंग्वेज रहेगा, और फिर एक जीटी आपको चुनना ही पड़ेगा। तो जीटी में अगर आपको, मेरा तो यही कहना रहेगा कि अगर आपको मतलब जीटी में मैथ्स का वो चाहिए तो फिर मैं अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो आप 6, 7, 8 की बुक की ओर जाइए, और फिर अगर आपका मैथ्स ठीक है, आपका बेस मजबूत है, तो आप सैम्पल्स वगैरह लगाइए, चैप्टर बाई चैप्टर जो क्वेश्चन है उनको लगाइए, तो आपको बेहतर मदद मिलेगी। अच्छा जी। मतलब निखिल आप ये बोलना चाहते हैं कि सीयूईटी यूजी जो हो रहा है उसमें जो जेएनयू लेना चाहता है उसको जीटी और लैंग्वेज में से, जीटी तो उसको लेना ही है, जीटी तो कंपलसरी सबके लिए है, लेकिन जेएनयू में हिंदी नहीं चलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज चलेगा। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट किया है डोमेन में, मतलब डोमेन में, तो तभी जा करके आप जेएनयू ले सकते हो। अगर हमने हिंदी किया तो नहीं लेंगे? नहीं, ये इंग्लिश कंपलसरी है यहाँ पे। श्योर? जी जी। ओके। तो जब हम जेएनयू पहली बार आए तो जैसे काउंसलिंग के वक्त आए होंगे, तो काउंसलिंग में कुछ दिक्कतें हुई आपको, जो दिक्कतें आप लोगों को बताना चाहेंगे? जैसे यहाँ पे बहुत लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि प्रेफरेंस एंट्री खासकर ध्यान से भरना चाहिए जब आप बीएचयू या जेएनयू में यूजी में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि बीएचयू में भी प्रेफरेंस एंट्री बहुत वास्ट है। आप लोग नर्वस तो नहीं हो रहे हो ना? ना बिल्कुल। हंसते रहो यार। आपने बोला कि कैमरे के सामने हंसी आती है मेरे को, लेकिन आपने हंसा नहीं अभी तक यार। कैमरे के सामने नहीं, मेरे सामने हंसी आती है क्योंकि तो असल में क्या है कि आपने बोला कि प्रेफरेंस का आपको मतलब, तो क्या होता है कि जैसे पर्शियन का कट ऑफ कम जा रहा है, फ्रेंच का कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पर्शियन लैंग्वेज बेकार है। मतलब मेरे को जो यूट्यूब चैनल वगैरह पे बोल दिया जाता है कि पर्शियन का कट ऑफ कम जा रहा है, पश्तो का कम जा रहा है, तो उन लोग लड़के समझेंगे, हम समझने लगे थे कि भाई ये तो ऐसे ही लैंग्वेज है। लेकिन असल में क्या है कि इन लैंग्वेज का भी बराबर अहमियत है। तो कुछ क्या है, गलती से कभी गलती इस तरीके से हो जाती है, अपन प्रेफरेंस डालते हैं। तो मान लीजिए मेरे को फ्रेंच चुनना था, तो फ्रेंच मैंने फर्स्ट पे डाल दिया, फिर वाके बाद जो मतलब मेरे को जेएनयू में एंट्री लेना है इसलिए, तो फिर मैंने कोई और रख दिया। लेकिन किसी को जैसे मान लीजिए मैंने फ्रेंच चुनना था मेरे को, लेकिन फ्रेंच मैंने गलती से ना चुनती हुई थर्ड पर डाल दिया, और किसी दूसरी लैंग्वेज को, पर्शियन, जर्मन, स्पेनिश वगैरह को मैंने फर्स्ट पर डाल दिया। और आप तीनों का कट ऑफ अगर क्लियर करते हो, वो आपको मतलब जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वही आपको लेना होगा। तो इस तरीके की कई समस्याएं लोगों को आती रहती हैं। जैसे प्रेफरेंस एंट्री लोग बोलते हैं कि सबसे टॉप वाला जो होता है वो अपने मनपसंद, अति मनपसंद चीज़ों को सबसे ऊपर रखा जाता है, और सबसे नीचे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का यहाँ पे पूरी थ्योरी चलती है। ठीक है। जेएनयू में कोई अगर आपने एडमिशन लिया, फिर कोई अगला भी कोई ले, तो कितनी फ़ीस लगती है? एडमिशन फ़ीस में उसको कितना पैसा लगता है? इन सब चीज़ों पे थोड़ा बातें हो जाए। फीस के मामले में तो जेएनयू का आप बोला ही जाता है कि जेएनयू मतलब काफ़ी एक नॉमिनल चार्ज जेएनयू में लिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का फ़ीस लिया नहीं जाता है, क्योंकि हम देखते ही हैं हमारा फ़ीस अभी 268 रुपये पर सेमेस्टर के समथिंग है, तो वो हम मतलब सभी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, फीस इतनी है। हॉस्टल फीस कितनी है भाई साहब? हॉस्टल में मतलब मेस फ़ी 3,000 के आसपास चली जाती है, बॉयज़ हॉस्टल की 3-3,500 के आसपास। और जो मेस मतलब हॉस्टल क्या बोलते हैं, रहने का जो फ़ी वो 1160 के पर सेमेस्टर में लगता है। काफ़ी नॉर्मल है। मतलब
बहुत पैसों वालों के लिए ऐसा सिर्फ लोग कहते हैं कि बहुत पैसा है तभी आप जेएनयू में पढ़ सकते हैं, नहीं, आप अगर काबिलियत रखते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने का वो जज्बा रखते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो जेएनयू में आप आए, ढेर सारे कल्चर्स को आपने देखा, आपने निगेटिव भी देखा, पॉजिटिव भी देखा, आने से पहले भी पढ़ा था, लोगों ने बताया था भी। तो 2 साल, इन 1.5-2 सालों में आपको क्या महसूस हुआ कि असलियत में जेएनयू कैसा है, जेएनयू कैसा सोचता है, जेएनयू कैसा ऑपरेट कैसे हो रहा है, जेएनयू लोगों में कैसा समन्वय है, मतलब लोग कैसे एक दूसरे से बना पा रहे हैं, एक ब्रिज बना पा रहे हैं कम्युनिकेशन का, कैसा है यहाँ पे? जी, असल में क्या है कि मेरे कई साथी जो दोस्त हैं वो कभी हॉस्टल वगैरह में रहे नहीं थे, तो फिर एकदम से इधर आए तो उनको चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत है ऐसा। लेकिन मैं क्या है, मैं नवोदय विद्यालय का पढ़ा हुआ था तो मैं हॉस्टल में ही रहा था 5th क्लास से, तो मेरे को इतना खास दिक्कत आया नहीं था। और जो मैंने जेएनयू में सोचा था, जो सोच के आया था, मेरे को काफ़ी हद तक वैसा ही लगा। मेरे को और भी कुछ चीज़ जानने को मिली और भी अच्छा लगा। तो मेरे को जेएनयू से तो मतलब मैं कुल मिला के पूरा संतुष्ट हूँ और मेरे को कोई शिकायत भी नहीं, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। जो मैंने एक्सेप्ट किया था बेटर देन एक्सपेक्टेशन लगा मेरे को जेएनयू। ओके। और यहाँ खाने पीने के लिए क्या बढ़िया खाना दे रहा है? लोग कहते हैं कि हॉस्टल का खाना कुछ दिन तक अच्छा लगता है, उसके बाद फिर हम भटकने लगते हैं इधर उधर। तो आपके जीवन में भी कहीं भटकने वाली लाइन आई कि आप एक ही जगह स्टेबल हो? नहीं, अभी तो झेलम मिला था शुरुआत से, तो झेलम पे ही हूँ। और खाना अच्छा है यहाँ का, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो। वैसे तो मैं घर मतलब गांव में ही रहा हूँ, 12th मैंने गांव से ही करी है पूरे अपने स्कूलिंग। तो घर का खाना होता है। वैसे उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो मेस का खाना उतना तो नहीं होता, लेकिन बाकी और जगहों से बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो शायद बेहतर जवाब दे सकता हूँ इसका, कि असल में क्या है कि जेएनयू में जो खाना बनता है तो एक लोकतांत्रिक पद्धति से जो जेएनयू का सिस्टम चलता है। जैसे मैच चल रहा है तो उसमें भी जो हॉस्टल में हम लोग रह रहे हैं तो एक मैच से 6 जन को हर साल चुनाव होगा, मैच सेक्रेटरी बनाया जाएगा, इस तरीके से। तो वही लोग पूरा अच्छे तरीके से ऑपरेट करते हैं, देखते हैं कुछ समस्याएं तो नहीं आ रही, तो उससे काफ़ी चीज़ें सुधरती हैं। मैच मैनेजर वगैरह रहते हैं तो उन पे भी बच्चों का वो रहता है कि हाँ, मतलब जो मेन्यू तैयार कर रहा है वो भी स्टूडेंट कर रहा है, जो चीज़ें सामान क्या आना है वो भी स्टूडेंट देख रहा है। तो ऐसी चीज़ें तो खाने के जो गुणवत्ता है काफ़ी बेहतर। और काफ़ी बेहतर चीज़ मुझे ये भी लगी, गुणवत्ता, नॉन गुणवत्ता, बहुत सारी ऐसी शब्दावली है जिसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस मैंने एक ऐसा चीज़ देखा कि लोग प्रॉपरली लाइन लगाते हैं, लोग जाते हैं और एक बॉयज़ लाइन लगी हुई है, एक गर्ल्स लाइन लगी हुई है। आप इवन जेएनयू में हो तो गर्ल्स हॉस्टल में भी जा कर के खाना खा सकते हो। आपका बस जो रौद्र रूप है वो हॉस्टल में नहीं दिखाना है आपको। कोई भी हरकतें ऐसी नहीं करनी है जो डिस्क्रिमिनेट करे कि ये तो बंदा सही नहीं है ना। अनुशासन में आपकी अनुशासन को तो वही दिखाएगा ना कि आप लाइन में लगे हो इस तरीके से। तो उस रौद्र रूप वगैरह वाले चीज़ें तो इधर देखने को मिलती नहीं है असल में, दिखती नहीं है। और आप मतलब प्रॉपरली, जैसे ये कई सारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है कि डीयू में, या फिर डीयू का तो नहीं पता जाता, लेकिन बीएचयू में ऐसा नहीं होता है कि आप गर्ल्स हॉस्टल में जा करके खाना खा सको। पता नहीं, इतना लिबरलिज्म वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं होता है, लेकिन जेएनयू में होता है। और मैंने ऐसा सुना है कि जेएनयू के बॉयज़ हॉस्टल में भी गर्ल्स आ सकती हैं, स्टे कर सकती हैं। इससे कोई वार्डन को प्रॉब्लम नहीं है, जेएनयू प्रशासन को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इससे समस्या क्या है? सबसे बड़ी बात तो अगर आप में पेरेंट्स पूछने आएंगे कि लड़कियां क्यों आती हैं, तो लड़कियों के आने से समस्या क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। तो हम उल्टा सवाल दाग सकते हैं ना कि अगर लड़के लड़कियां आपस में हॉस्टल में हैं तो उससे कुछ समस्या है क्या? मेरे को तो लगता नहीं है कोई समस्या होगी। कुछ अभिषेक है काउंटर आपके पास, समस्या का काउंटर? नहीं, समस्या तो उतनी खैर देखी नहीं जाती। बाकी सब आते हैं, वार्डन चेकिंग जब होती है तो अगर वार्डन चेकिंग ऑलमोस्ट लेट नाइट में ही होती है, तो उस समय अगर जैसे 4 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो वहाँ तक तो थोड़ी सी बात दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर स्टूडेंट इसी यूनिवर्सिटी के हों तो, और साथ में पढ़ भी तो सकते हैं, बहुत काम है जो आ भी जा सकते हैं। हाँ आते जाते हैं, तो उसके लिए दिक्कत तो नहीं होती है ज़्यादा। तो आप लोगों की भी महिला मित्र हैं यहाँ पे? गर्लफ्रेंड्स बनी हैं कि नहीं, ऐसा कुछ? अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है। बाकी देखते आगे का हैं। सोचा है? नहीं, अभी तो सोचा नहीं है, अभी पहले एग्जाम दे देते हैं। निखिल जी? ना अभी इस चीज़ को प्राइवेट ही रखा जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन जेएनयू में तो नहीं हुई जी। मतलब प्राइवेट क्यों रखा जाए, मतलब ऐसा ना, मतलब ये कल्चर खराब है? किसी के पास गर्लफ्रेंड है या फिर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो ये मतलब बिल्कुल सही चीज़ है। मेरे को इस चीज़ से बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो या फिर, लेकिन क्या है कि किसी चीज़ को प्राइवेट रखने में, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई आप गर्लफ्रेंड मत बनाइए, ऐसा मत बनाइए। चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, मतलब इस उम्र में तो मेरे ख्याल से करना भी चाहिए। इसी उम्र में करना चाहिए। और कब भाई और कौन सी उम्र मिलेगी ये सब करने को ना? हालांकि उम्र का तो कोई बंधन है भी नहीं असल में,
इस उम्र में और क्या क्या करना चाहिए निखिल जी, थोड़ा बताओ आप। देखिए असल में एक आइडियल विद्यार्थी तो बना ही नहीं जा सकता कि अगर आप कहें कि हाँ नहीं माना जा सकता? बिल्कुल कतई नहीं माना जा सकता। आपका भी स्टूडेंट लाइफ रहा हो, मेरे प्रोफेसर्स का भी रहा हो, मेरे माता पिता का, सबका रहा होगा, लेकिन उन्होंने भी जो स्टूडेंट लाइफ जी है तो उसमें कुछ नादानियाँ बचकानियाँ की होंगी, तो सब करते हैं तो करना भी चाहिए और वही उसी चीज़ में मज़ा है। अच्छा, एक जेएनयू छात्र के मस्तिष्क मापक पैमाने पे एक आइडियल छात्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए कि ये छात्र आइडियल है? कोई ना कोई तो होता होगा ना क्लास में कि कोई नहीं है, कोई आइडियल छात्र नहीं है। ऐसा मेरे ख्याल से, मैं अपने खुद के व्यक्तिगत विचार रखूँ तो कोई आइडियल मतलब एक किसी को आप आइडियल नहीं कह सकते मेरे ख्याल से। हो सकता है मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप मेरे को करार दे दो कि भाई ये आइडियल नहीं है, फिर किसी के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उसको करार दे दो कि ये आइडियल है। लेकिन अलग अलग क्षेत्र रहते हैं। इसके भाई एक सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं, इसके मतलब ये बोलता अच्छा है, या फिर ये बात अच्छे से कर पाता है, चीज़ों को मैनेज अच्छे से कर पाता है, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा बोल रहा है, लेकिन कुछ और नहीं कर पा रहा है। तो आइडियल होने के लिए आप एक स्केल पे तो माप नहीं सकते। आइडियल होने के लिए भी जैसे हाँ, मतलब उंगलियों पे गिने तो कितने ढेर सारे पॉइंट हैं कि ये आइडियल स्टूडेंट्स के लक्षण हैं। जैसे एक दोहा सुनाते हैं, वो दोहा बहुत पुराना हो गया, काक चेष्टा बको धनम स्वान निद्रा, ये सब। क्या लगता है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है? उस चीज़ को तो मैं अभी फ़िलहाल मतलब काक चेष्टा कुत्ते ऐसी नींद तो हो ही नहीं सकती। हम लोग इस तरीके से मतलब जो भी और होना रखना क्या है, अगर आपको टाइम है सोने के लिए अच्छे से सोइए। हाँ, पूरी आपको मालूम है ना कि 8 बजे सोना है, अगले 8 बजे तक जगना है आराम से, मतलब 12 बजे सो के 8 बजे जाएगी, 8 घंटे की नींद लीजिए। उसमें कुत्ते जैसी नींद कोई आपको डिस्टर्ब करने आ जाएगी तो आप फालतू परेशान हो जाओगे। हाँ, हमेशा चौकन्ने रहना भी जरूरी नहीं है। नहीं, कतई नहीं। अच्छा, जेएनयू में कितनी क्लासेस चलती हैं एक दिन में और उनका समय कितना होता है? मतलब कितना एक दिन में कितने घंटे जेएनयू हमें पढ़ाती है? आपको कितना पढ़ाती है? वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे मतलब मेरा फ्रेंच है तो मेरा कोर सब्जेक्ट का जो रहता है तो 9 से 1 तक हमारा क्लास चलता है, और पूरा जो कोर्स के दौरान आपको 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो फिर 2 बजे के बाद आपकी ऑप्शनल की क्लास सप्ताह में कभी कभी अलग अलग ऑप्शनल का अलग अलग हिसाब से रहता है, लेकिन कोर सब्जेक्ट का 9 से 1 तक 4 घंटे का क्लास रहता है हमारा। 2 क्लास रहता है पर डे का, 2-2 घंटे का। अभिषेक जी, एक बात समझाइए, इन्होंने बोला कि एक कोर सब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है, एक ऑप्शनल है। मतलब ये इस थ्योरी को थोड़ा आप समझाएंगे? जैसे जेएनयू में आपने ये लिया, फ्रेंच ऑनर्स लिया, तो फ्रेंच ऑनर्स के साथ साथ और भी सब्जेक्ट सर्व किए जा रहे हैं। किस तरीके से सर्व किए जा रहे हैं, थोड़ा बताओ। जैसे कन्वेंशनली एक ऑनर्स पेपर होता है, बाकी सब्सिडरी होती है और एक लैंग्वेज होता है ना। तो यहाँ पे ये है कि कोर जैसे फ्रेंच है ऑनर्स, तो उसके साथ 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब मिनिमम 8 लेना है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। 8? हाँ, मिनिमम 8। जैसे आप कुछ गिनाएंगे 8 में से? जैसे मेरा सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू द नॉर्थ ईस्टर्न हिस्ट्री था, और थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री था, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और अभी मैंने एथिक्स और वो इंट्रोडक्शन टू द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिया है। और इससे पहले मेरा मतलब ऐसे ही रहती हैं सभी स्कूल से कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का हो, वो ऑप्शनल में किसी भी स्कूल के सब्जेक्ट्स उठा सकता है। अच्छा। और उसके 3 क्रेडिट होते हैं मिनिमम। आपको 22 क्रेडिट वैसे तो पुराने होते हैं, 22, लेकिन 7 सब्जेक्ट लें तो 7 3 21 होता है, ठीक है। तो एक 24 क्रेडिट ऐसे में हो जाएगा। मिनिमम 22 है, आप 8 लोगे तो 24 हो जाएगा। तो 8 ऑप्शनल तो लेने ही होते हैं। उसके बाद आप चाहे जितना भी ले सकें जितना भी क्रेडिट बढ़ाने के लिए आप जिसमें अब किसी ऑप्शनल में ग्रेड कम आ जाते हैं आपके, तो कोई दूसरा जो ऑप्शनल आप लेंगे उसमें अगर आपका ग्रेड ज़्यादा रहेगा तो आपका ओवरऑल जो फाइनल में तैयार होगा आपका रिपोर्ट कार्ड बीए के लास्ट में, तो वो अच्छा बन जाता है। तो इसी के लिए होता है ये। तो ये क्रेडिट का सिस्टम मुझे तो ये समझ में आ गया कि 8 सब्जेक्ट ले लेने हैं अदर देन अपने मेन सब्जेक्ट को छोड़ करके। तो ये क्रेडिट हमारे पास मान लो 22-24 क्रेडिट आ रहे हैं, तो ये किस तरीके से यूज़फुल है हमारे फ्यूचर के लिए, कुछ आप समझाओगे ना? जैसे आप जैसे अभी EVS से जैसे हमारा ऑप्शनल है वो कंपलसरी है, तो इससे मतलब अब प्रोफेसर्स वगैरह आपको पढ़ाएंगे, या फिर उनसे चीज़ हम ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो उससे हमको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है। इस तरीके से जो कोर्स ऐड रहता है आसपास का, आपको पूरा सर्वांगीण विकास की जो अवधारणा है उसको 8 ऑप्शनल के द्वारा हमको दी जा रही है। तो आपने यहाँ पे कोई स्टूडेंट यूनियन पार्टी को ज्वाइन किया आपने, ABVP या फिर लेफ्ट या फिर आइसा या फिर SFI जो भी NSUI? हाँ, मैं एक NSUI से थोड़ा सिंपैथी रखता हूँ, जुड़ा भी रहा हूँ अभी।
मेरे कई नवोदय विद्यालय वाला लड़का NSY से सिंपैथी रखता है या जुड़ा है, तो उसका मतलब क्या, किस रीज़न से उन्होंने जुड़ा? जी, असल में आपने नवोदय विद्यालय शायद कुछ सोच के ही बोला होगा, मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि देखिए, मैं एक बहुत साधारण घर से आता हूँ अभी। तो जैसे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, वो एक राजीव गांधी की सोच से बना हुआ विद्यालय था। फ़िलहाल मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, जो कि 1969 में बना था इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन जो एक जवाहरलाल नेहरू जी की सोच के आधार पर बना था। तो आप पास में ही IIT देखने को मिलेगी, पास में ही एम्स देखने को मिलेगा। तो मतलब एक साधारण घर से एक जो आया है लड़का उठ के, और मतलब मैं इस तरीके की देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में नवोदय से पढ़ा हूँ, तो उसी की बदौलत शायद इधर तक आ गया। तो उसी चीज़ के चलते मेरे को लगा कि कांग्रेस के कुछ काम मेरे को ठीक लगे, जो भी मेरे को, और गांधी जी वगैरह को इस ज़माने में भी मतलब आप देख रहे हो कि थोड़ी नफ़रत वगैरह उनके लिए बढ़ रही है, लेकिन मैं उस चीज़ को बिल्कुल मानता नहीं, और मतलब थोड़ी गांधीवादी वो भी रही है मेरी विचारधारा, तो उस हिसाब से मैं NSY से थोड़ी सिंपैथी रखता हूँ। जी। सबसे बेहतरीन चीज़ गांधी जी की आपको क्या लगती है? आपने कुछ पढ़ाई किया? जी, डिसिप्लिन को आप कह सकते हैं, या फिर जो लोगों से जुड़ के रखे। जैसे वो अफ्रीका से जस्ट लौटे, फिर उन्होंने पूरे भारत का एक दौरा किया, जैसा कि अभी राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि उन्होंने पहले चीज़ों को समझने की कोशिश की, फिर उसके बाद अपने एक्शंस लिए। तो उस चीज़ को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से सराहता हूँ, और मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी। ओके जी। तो आप भी NSY से हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से अब तक तो नहीं जुड़ा हूँ। क्यों भाई, आपके दोस्त ने NSY ज्वाइन कर लिया, आपने क्यों नहीं जुड़ा? नहीं, मतलब मुझे मतलब अपना पर्सनल है कि नहीं जुड़ना है। नहीं जुड़ना है, पढ़ाई करनी है। इससे क्या टाइम वेस्ट होता है हमारा? टाइम वेस्ट नहीं होता, चीज़ों रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उससे। हाँ, तो अब जैसे ये अभी इसका वो चल रहा है, ये थोड़ा कोई प्रोग्राम है शायद, वो ये छोड़ के आया है यहाँ पे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपना कुछ टाइम निकाल के कहीं और दूँ, तो ये मुझे अच्छा नहीं। निखिल जी, एज अ NSY कार्यकर्ता स्टूडेंट विंग में आप ज्वाइन किए हैं, तो JNU में आपके क्या कर्तव्य रहते हैं? आपको क्या क्या करना होता है? कुछ टास्क मिलता है आपको? ना, उस तरीके का तो है नहीं, लेकिन हमको क्या है, अपने जो आपने अभी मेरे से बोला कि गांधी जी में आपको क्या अच्छा लगता है, तो एक जिम्मेदारी रहती है कि हाँ, कि हम भी उनकी जो विचारधारा थे, उनके जो विचार थे, उनको हम फैला सकें या लोगों के बीच में पहुंचा सकें। इस तरीके का जो माहौल बन रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आजकल क्या है ना, झूठ को जो फैलाया जा रहा है उसका कोई है नहीं। तो आप कर सकते हैं, मतलब कुछ लोग अगर अनजान हैं, कुछ लोग अगर जान नहीं रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि गांधी जी की क्या सोच थी, क्या था। तो उन कर्तव्य को ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि मतलब आप बोल रहे हैं कि कोई भी बोलता है कि भाई आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे तो आपकी पढ़ाई पे अंतर पड़ेगा, या कई चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी, कई चीज़। और इस JNU में खूबसूरती यही है कि भाई मैं NSY में जुड़ा हूँ, मेरे साथ में जो लड़का बैठा है मेरा खास दोस्त है, वो लेफ़्ट में जुड़ा है, या किसी भी पार्टी से मतलब नहीं रखता है, कहीं पे भी जुड़ा है। और हम आपस में भी मतलब वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उस तरीके की हिंसात्मक मतभेद, उस चीज़ को देखने को इधर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स ये होते रहते हैं, लेकिन उस पर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि लाइफ में किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अगर आप पर्सनली लेने लगे तो इसका मतलब अज्ञानता का वो सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है कि कितने बड़े अज्ञान हो तुम, किसी चीज़ को पर्सनली ले लेते हो। ऐसे लहजे में लोग बोलते हैं, बात करते हैं ना। तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन JNU का कैसा है, आपने कैसा फील किया? हमें एक स्ट्रांगली आंसर चाहिए, क्योंकि ये कैंपस लीड करता है और काफ़ी कम पैसे में लोगों को पढ़ाता है, और बहुत ज़्यादा पैसा प्रोफेसर्स को दिया जाता है। तो क्या है एजुकेशन क्वालिटी? वही बात आ जाता है, जैसे मैंने फ्रेंच चुना, तो पहले तो लगा भी था, जैसे CVT आने से पहले जो भी JNU का एग्ज़ाम देता था, या फिर JNU का जो लैंग्वेज चुन के आता था, तो वो थोड़ी डेडिकेटेड रहती थी कि मेरे को इसी कल्चर को पढ़ना है, इसी लैंग्वेज को पढ़ना है। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई शुरू करते थे। लेकिन अभी CVT आ गया, जनरल टेस्ट और इंग्लिश का है, तो मतलब एक आप देख सकते हैं जो सिलेबस है, मतलब एक SSC टाइप का सिलेबस आ गया है। तो कुछ भी लड़के आते हैं, कुछ मतलब एक अंतिम ऑप्शन के तौर पर JNU को भी चुनने लगे हैं आज की तारीख में। तो एक वो थोड़ा मेरे को ठीक लगा नहीं, लेकिन फिर भी जैसे एक प्रोफेसर्स हैं हमारे, प्रोफेसर मेरे कई एक प्रोफेसर हैं, वो उनके कम से कम तीन जो मास्टर्स की डिग्री हैं वो यूरोप से करके आए हैं। 2 मास्टर्स की डिग्री उन्होंने इधर से की, मतलब कुल मिला के 5 मास्टर्स, 1 PhD और फिर UG वगैरह। मतलब इतने टैलेंटेड इंटेलिजेंट जो भी प्रोफेसर हैं, और वो एक क्लास लेते हैं जैसे, तो उसके लिए काफ़ी तैयारी करके आते हैं। और फिर एक पढ़ाने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है। तो बहुत ही संसाधनों से लैस, बहुत ही ज्ञान से लैस जो प्रोफेसर हैं,
बहुत ही अच्छे प्रोफेसर, मतलब जो गुणवत्ता है, मतलब प्रोफेसरों को पढ़ाने का तरीका, और साथ में जो मेरे साथ बैठ के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं मेरे को सलाह दे रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। मेरे को अच्छा लगा JNU बस। अच्छा लगा। कुछ आप बताइए अभिषेक जी। सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात थी तो ये JNU में सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो प्रोफेसर्स हैं उनके काफ़ी वर्किंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक हमारे एक सर हैं सेबेस्टियन सर, वो हमारे क्लास कोऑर्डिनेटर भी हैं। ओके। तो वो उनका वर्किंग, वो पहले NDA में पढ़ाते थे, उनने 3 साल या 5 साल NDA में पढ़ाया है फ्रेंच, फिर वो यहाँ आए थे। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी वास्ट है, और वो देते हैं, वो पढ़ाते हैं तो लगता है कि हाँ मतलब कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है उनसे पढ़ के। मतलब मेरे वो फेवरेट हैं। बाकी और भी जितने भी टीचर हैं सारे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से लैस हैं, और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ओके। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किसी भी फील्ड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सालों की पढ़ाई के बाद वो अब हम बच्चों को देते हैं अपना ज्ञान, तो काफ़ी नहीं बस मतलब क्लास में ही नहीं, मतलब क्लास की चीज़ें नहीं, सिर्फ कोर्स का ही चीज़ नहीं, बाकी और भी किसी भी चीज़ पे बात करनी हो तो वो हम लोग फ्री रहते हैं बात करने के लिए। ओके। और कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि कम्युनिकेशन गैप आ रहा है या कुछ। हमेशा अच्छा ही लगा उनसे बात करके, इवन किसी भी मैटर में। ओके। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो यही है कि काफ़ी अच्छा है यहाँ का। अच्छा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ये लाइब्रेरी जो यहाँ पे JNU में होती है, क्या ये लाइब्रेरी हमेशा खुली रहती है 24 घंटे की, ये टाइमिंग है इसका? जी, इसकी टाइमिंग है 9 बजे सवेरे खुलती है, वो पूरे दिन, और सवेरे 6 बजे तक, अगले दिन के 6 बजे तक खुल जाती है। फिर 6 से 9 के बीच में साफ़ सफाई की कार्यक्रम होती है, तो उस समय वो खाली किया जाता है। बाकी पीछे वाली लाइब्रेरी में जो धौलपुर है, जैसे धौलपुर नाम है, वहाँ वो खुली रहती है पूरे ऑल द टाइम। 6 बजे के बाद तो मैं नहीं आया कभी। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि खुली रहती है, क्योंकि 4-5 बजे तक तो मैं गया हूँ तो खुली ही थी। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये जो JNU में UPSC का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, एक साथ 12-12 लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये जो इन्वायरमेंट सिलेक्शन का देखने को मिल रहा है, ये मतलब इसका मेजर कॉस्ट क्या है? मतलब लोग क्या चीज़ है यहाँ पे जो इतना ज़्यादा रिजल्ट UPSC का लड़के दे रहे हैं JNU के? अरे इस चीज़ को जैसे इसने बताया कि मतलब प्रोफेसर्स वगैरह हैं इधर के, खुले मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, और एक तो है कि पढ़ाई के लिए दबाव नहीं डाला जाता है कि आप भाई क्लास आइए, ऐसा करिए वैसा करिए, मतलब तो आपको आज़ादी है कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ मतलब आपको जो सवाल मन में आ रहे हैं आप उनको खुल के पूछ सकते हैं, मतलब आगे की तैयारी कैसे की जाए। और फिर मैंने बोला कि इधर की जो सीनियर्स हैं हमारे, जो PhD में पढ़ रहे हैं या फिर मास्टर्स में पढ़ रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अगर आप उनके पास कुछ सवाल लेकर जाओगे अपने, तो बैठ के आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, तो उन चीज़ों से काफ़ी अच्छी तरीके से उन चीज़ों समझने मिलती है। और एक जो माहौल है इधर का, जो हर तरीके से वो लोग एक UPSC के या फिर कई और एग्ज़ाम्स हैं जिनको आप कर सकते हैं, या फिर आप और भी कुछ करना चाहो तो उसके लिए एक अच्छा तरीके से अच्छा माहौल है इधर। सीरियसली माहौल गुड है, मतलब बढ़िया है यहाँ पे। और आप लोगों ने जब ये 3 साल का BA होगा आप लोगों का, कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 साल का होने वाला है, सुन रहा हूँ मैं। इस बार से 4 साल का हो गया है। बाकी हमारा BA + MA इंटीग्रेटेड था कोर्स। पक्का ये 4 साल का हो गया अभी नोटिफिकेशन? कुछ मतलब सुनवाई में आ रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं, तो इसमें अगर हम मतलब हाँ। जैसे मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि BHU ने फिलहाल में एक नोटिस जारी की, आप लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो जाएगा, और उसके बाद कोई 1 साल पढ़ के निकलता है तो उसको डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और ये सब डिग्री मिलेगी। और ये 4 साल का ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपका 7.6 GPA से ओवरऑल ऊपर आता है तो आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट PhD कर सकते हो यूनिवर्सिटी से। मतलब आपको अब PG VG करने का कोई भी वो नहीं रह गया, 4 साल का ग्रेजुएशन फिर डायरेक्ट PhD। अब कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये हमेशा क्वेश्चन उठता है कि मैंने तो 3 साल वाले ग्रेजुएशन में इनरोल था, तो मैं क्या 3 साल के बाद भी मैं तुरंत PhD कर सकता हूँ? तो इस सब में रोक है क्या? जी, आप जैसे चौथी साल मतलब रहता है ना, तो 4th साल में रिसर्च वगैरह टाइप के जो आपने बोला डिप्लोमा वगैरह करिए, तो उसके बाद जैसे आप मास्टर्स करने जाओगे तो आपको मास्टर्स 1 साल का करना होगा। और हम कर रहे हैं जैसे 3 साल का, हमको मास्टर्स 2 साल का, तो घूम फिर के एक बात एक हिसाब से उसी तरीके वहीं पर जाके रुकती है। और मेरे ख्याल से मतलब कुछ इतना विशेष अंतर है आएगा नहीं, जैसे कि हम 3 साल का कर रहे हैं या 4 साल का कर रहे हैं। जैसे मेरे को तो आगे जाके मास्टर्स करना है, तो मेरे लिए तो चीज़ें बेसिक आप लोग मास्टर्स में सब्जेक्ट नहीं बदलने वाले हो ना, कि सब्जेक्ट बदल करके लोग यहाँ पे स्विच कर जाते हैं किसी और सब्जेक्ट में? तो
यू आर गोइंग टू स्विच योर सब्जेक्ट और इसी को आप कंटिन्यू ना रखोगे? मैं तो इसी को कंटिन्यू रखने का फिलहाल सोच रहा हूँ। तो मेरे को अभी तो मतलब फ्रेंच में ही पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो फ्रेंच ही पढ़ने फ्रेंच। और आप भी? मैं सोच तो रहा हूँ कि चेंज कर लूँ IR से। तो अच्छा, IR से? हाँ, मतलब एक फ्रेंच से ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का IR से अब वो चेंज करना चाहता है, मास्टर्स में वो IR करना चाहता हाँ, क्योंकि है, ऐसा मैं- क्या सोच के? मतलब मेरा उतना ज़्यादा खास फ्रेंच के लिए लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा मन भी नहीं लगता ज़्यादा पढ़ने में। तो मैं सोच रहा हूँ, और इंटरनेशनल लेसन्स की चीज़ें में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा मन लगता है पढ़ने में। हाँ। वो देखता रहता हूँ मैं यूट्यूब पे, तो अच्छा लगता है मुझे। तो मैं सोचा है कि मैं MA IR से करनी। और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी मास्टर्स कोर्स हैं उसमें ये होता है कि आप ग्रेजुएशन उस कोर्स से, पर्टिकुलर कोर्स से किए हो नहीं किए हो, फिर भी आप एलिजिबल हो, आप बस एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लो। ऐसा हर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, सबको नहीं मिलता। BHU में तो आप जिससे ऑनर्स किए हैं उसी से मास्टर्स करिए, नहीं तो मत करिए, ये डायरेक्ट एक होता है। लेकिन यहाँ पे IR से ये करना चाहते हैं, ये फ्रेंच से ग्रेजुएशन किए हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, MA फ्रेंच भी करना है अगर JNU में, तो आपका BA फ्रेंच से होना ज़रूरी नहीं है। इतना इजी है स्विच करना। यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शंस आप एजुकेशनल फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में JNU में रहते हुए ले सकते हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत ही सशक्त चीज़ है कि फील्ड बदल दो। परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा में आप सफल हो रहे हो, मतलब आप परीक्षा पास करके आ रहे हो, तो उसका एक मतलब तो बनता है ना कि, वरना फिर तो परीक्षा ही मत लीजिए। मतलब अगर आप BA, जैसे मैंने BA फ्रेंच से किया है, मेरे को MA जर्मन से करना है। ओके, मेरी परीक्षा हुई, अगर मैं उसको पास कर रहा हूँ तो मैं करने लायक हूँ एलिजिबल हूँ जी। तो वो चीज़ तो मैं भी, उस चीज़ को तो मैं भी सराहना करता हूँ, मेरे को वो चीज़ अच्छी अच्छा, लगी। पर्टिकुलरली ढेर सारे यहाँ पे लैंग्वेज हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम फ्रेंच की बात करेंगे कि आपने कभी प्लेसमेंट देखा है फ्रेंच में JNU में कि ये प्लेसमेंट हुआ, इतने लोग प्लेस्ड हो गए? और JNU में BA फ्रेंच की टोटल कितनी सीटें हैं? यहाँ पे कितनी सीट है? 48 पर ईयर रहता है सीट। और प्लेसमेंट का इसमें क्या हाल है सीट के मुताबिक? JNU में तो मतलब JNU कैंपस के अंदर तो प्लेसमेंट सेल का मतलब आता नहीं है, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो जैसे 3rd ईयर उनका कंप्लीट हुआ उसके बाद जाएंगे, तो उनकी जो BA फ्रेंच की है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। मतलब और ऐसा है नहीं कि मतलब, तो अमेजोन हुआ, इस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर में भी कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग एकेडमिक उसमें भी जाते हैं, कुछ लोग आगे स्टडी करते हैं, कुछ लोग फॉरेन चले जाते हैं। इस तरीके से काफ़ी स्कोप रहता है। मतलब मेरे आने से पहले मेरे को ही बोला गया था कि भाई तुम फॉरेन लैंग्वेज से करके क्या करोगे, इस तरीके से इसमें स्कोप नहीं रहता। लेकिन वो चीज़ बिल्कुल कोई मतलब की है नहीं। असल में फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसको काफ़ी बेहतर मिलता है। स्कोप तो बेहतर है ही। लोग कहते हैं कि यहाँ पे लड़का पढ़ते पढ़ते, क्या अभिषेक, कोई जॉब पकड़ लेता है और कुछ अच्छा 30-40 हज़ार 50 हज़ार मिनिमम कमाने लगता है। जैसे अमेजन में आपने जॉब पकड़ लिया, या फिर किसी एक ऐसे एप्लीकेशन है या कंपनी है जो फॉरेन से डील करती है, फॉरेनर्स उसके फ्रेंच मतलब फ्रांस के उसके ढेर सारे कस्टमर हैं, तो आप उससे बात कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो उसका आपको पैसे मिलते हैं बहुत सारे। और हमारे BHU में एक जापानीज़ डिपार्टमेंट में सर है सूर्य प्रकाश, वो यहीं से पढ़ करके गए हुए हैं। तो वो पहले मेरा भी एक जापानीज़ छोटा सा सब्जेक्ट था, तो उन्होंने बहुत ढेर सारी चीज़ें बताई फ्रेंच के बारे में नहीं, ओवरऑल फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ के बारे में। और कल मैं यही चीज़ बैठ करके कुछ शॉर्ट्स एडिट कर रहा था, तो मुझे लगा कि अगर आप सिंपल BA कर रहे हो, ग्रेजुएशन BA से करना चाहते हो 12th के बाद, क्योंकि एक लड़की बोल रही थी कि ये जो ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग होते हैं उनके पास ऑप्शन क्या होता है, मेडिकल या IIT, तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता 12th में अगर ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप अपना फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हो तो फॉरेन लैंग्वेज कैन बी द बेस्ट मीडियम। हाँ, कन्वेंशनल सब्जेक्ट से तो काफ़ी अच्छा है, हमें एक नया स्किल सीखने को मिल जाता है। और जो हमेशा से चला आता रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इनसे अलग और एक नया कुछ सीख लेते हैं हम वहाँ, उसमें जाके अपना एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्सपोजर है इसमें, हाँ, काफ़ी अच्छा है ये, बाकी और दूसरे सब्जेक्ट से। यहाँ पे तो और भी सब्जेक्ट होंगे, मतलब सिर्फ यहाँ फॉरेन लैंग्वेज से ही ग्रेजुएशन होता है कि और भी चीज़ों से ग्रेजुएशन होता है? ग्रेजुएशन यहाँ बस फॉरेन लैंग्वेज से होता है। 10 लैंग्वेज है, इसमें BA होता है। उसके बाद MA के लिए ढेर सारी कोर्सेज हैं, मतलब सभी ऑलमोस्ट। BSc आयुर्वेदा का एक कोर्स भी मतलब 2-3 साल पहले या 4-5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें 20 सीट हैं। तो BSc आयुर्वेदा के एक वो है, तो वो भी अंडर ग्रेजुएशन में JNU रन करता है। ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल कोर्स है, ऐसा बोल सकते हैं ना उसको? अच्छा, 3-4 सालों से स्टूडेंट इलेक्शंस JNU में नहीं हो रहे हैं, ठीक है? कैमरामैन ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये मुद्दा है, ये
महा जेएनयू जो प्रोटेस्ट के नाम पे और ढेर सारी चीज़ें जो स्टूडेंट गतिविधि यहाँ जिंदा रहती है, जो जिस वजह से जेएनयू जानी जाती है, वो सब चीज़ें 4 सालों से बंद हैं। तो क्या स्टूडेंट इलेक्शन या फिर छात्र संघ को पूरी तरीके से भंग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, या इसको लागू रखना चाहिए? अगर लागू रखना चाहिए तो ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन? जी, जैसे आप एक स्पेस में रह रहे हो, डेमोक्रेटिक स्पेस में रह रहे हो, तो उस पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको लीड तो हम कहेंगे नहीं, आप रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक होना चाहिए जो कि आप लोगों के द्वारा चुना गया हो। तो वही चीज़ जेएनयू में था कि जेएनयू एसयू का जो इलेक्शन होता है कि हमको रिप्रेजेंट करने के लिए एक चाहिए कि जो हमको बोल सके कि हमारी समस्याओं को, हमारी सब कुछ चीज़ों को लोगों के सामने रख सकता है। तो वही, लेकिन 2019 के बाद हम कहना चाहेंगे तो माहौल काफ़ी बिगड़ गया है। आप देखेंगे कि जेएनयू में चुनाव हो नहीं पाया है, और चुनाव ना करवाने के लिए भी काफ़ी ताकतों का इस्तेमाल किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन में से भी जोर लगाया गया है, हर तरीके से मतलब इसमें कहा गया है कि जेएनयू में चुनाव ना हो। लेकिन छात्रों ने संघर्ष किया, आपने बोला कि प्रोटेस्ट कल्चर है, जो है प्रोटेस्ट कल्चर चला, कैंपेनिंग की, छात्र के हर क्लास टू क्लास या हॉस्टल टू हॉस्टल जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग की। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले एक नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि जेएनयू में चुनाव जल्द से जल्द होंगे। तो कुल मिला के छात्रों के उस प्रोटेस्ट की जीत हुई। तो और मतलब स्टूडेंट एक्टिविज्म बंद नहीं होने चाहिए, अभिषेक ना? हाँ जी, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है आपका जो अधिकार है, वो आपका की जो बातें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बंद करना उचित होगा। और यहाँ फिर वो हो जाती है, लोकतंत्र की हार हो जाती है। जैसे अगर अपनी बातें अगर आप पहुंचा ही नहीं पाएँ ऊपर, तो फिर क्या फ़ायदा है इसका? तो अभी सुना है, नोटिस आया कि मार्च तक शायद जेएनयू एसयू का इलेक्शन होने जा रहा है। और ये जेएनयू एसयू का इलेक्शन यहाँ पे एज अ फेस्ट मनाया जाता है, फेस्टिवल होता है। हाँ, तो देखते हैं, मज़ा तो आएगा। मज़ा आएगा। आपने कभी भी पहले देखा नहीं होगा, हमें लगता है। सुना तो है, सुना तो सब नहीं है। बताइए जेएनयू एसयू के इलेक्शन के बारे में। छात्र सुन के इतना एक्साइटेड है, हमें तो काम करना है उस पर, और भी जम के काम करना है। हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है कि जैसा आप अखबारों में और मीडिया में सुनते हो जेएनयू, वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब, अच्छा, उन लोगों के बारे में एनएसयूआई वाले भैया क्या बोलेंगे कि जो सोचते हैं कि हमेशा निगेटिविटी की ही रोशनी जेएनयू से बाहर निकलती है, हमेशा लोग बुरा समझते हैं, आतंकवादी बोला करते हैं कि जो लोग इसमें पढ़ते हैं। इस लाइन पे आप क्या बोलना चाहोगे कि लोगों का जो ध्येय है वो टूट जाए? देखिए, क्या है कि असल में जेएनयू आने से पहले ही मैंने आपको बोला था कि मेरे को कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिली, कुछ बुरी चीज़ें सुनने को मिली। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरे को जो बुरी चीज़ें सुनने को मिली थी उनको तो मैंने मान ही लिया था कि मैंने बोला कि गलत चीज़ों को। मैंने कुछ दिनों पहले ही भाई कि जेएनयू में हंगामा हो रहा है, जेएनयू में हंगामा हो रहा है, आज तक पे चल रहा है, एबीपी न्यूज़ पे चल रहा है, सारी पूरी की पूरी मीडिया में चल रहा है। हम जेएनयू में ही बैठे, हमको जेएनयू में बैठ के मालूम नहीं कि जेएनयू में हंगामा चल रहा है। हम बोल रहे हैं कि भाई हंगामा कहाँ चल रहा है हमको। तो चीज़ें छोटी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एग्जेगरेट करके बताया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो वो एक जो दिखता है वो होता नहीं है असल में। और फिर अगर आप ही मान लीजिए कि जेएनयू में अगर आतंकवादी पल रहे होते तो फिर एनआईआरएफ की सेकंड रैंक में क्यों रह रहा होता है? देश की मतलब एनआईआरएफ में जो भी रैंक आती है सेकंड रैंक पे आ रहा है। सरकार की एजेंसी है, सरकार की एजेंसी उसको ऊंचा इतनी अच्छी रैंकिंग दे रही है, तो फिर आतंकवादी को क्यों वो कर रही है फिर प्रमोट? वो चीज़ें तो मतलब इसी तथ्य से बिल्कुल नकारी जा सकती हैं कि भाई अगर उस यूनिवर्सिटी में अगर आप बोल रहे हो कि आतंकवादी, हमको ऐसा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि हम आतंकवादी हैं, लेकिन अगर आप हमको आतंकवादी बोल रहे हो और हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी को आप फिर एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है, कुछ भी रैंकिंग आती है, आप सबसे ऊपर डाल देते हो। क्यों? आप ही मतलब हैं अगर हम आतंकवादी, आतंकवादी तो देखिए इसलिए कहा जाता है कि आवाज़ उठाता है जेएनयू के स्टूडेंट। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है या छात्रों के साथ गलत हो रहा है या समाज के साथ गलत हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत कर रहे हो और तुमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए गलत। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका लाभ ले रहे हैं और उसको मतलब हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वही चीज़ किसी को खटकती है और वही लोग फिर आतंकवादी बोल देते हैं। उस चीज़ से मतलब हमको तो, मेरे को तो व्यक्तिगत तौर पे आज तक कभी कुछ दिक्कत हुई नहीं है और वही चीज़ हमको स्ट्रेंथ देती है। और अच्छा, आप आज तक और ढेर सारे मीडिया न्यूज़ का नाम लिए, तो मुझे ये पूछना बहुत ही लाजमी लगा कि कौन सा एंकर आपको बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन मीडिया सिनेमा में आपको सबसे बढ़िया एंकर जो एज ए एक्टर काम करता है वो कौन सा लगता है? जो भी
मेरे ख्याल से मतलब जो भी स्वतंत्र पत्रकारिता मतलब सरकार से जो भी अगर सवाल पूछने की हिम्मत रखता है वो सभी अच्छे हैं। सरकार कौन सी सरकार? सरकार तो इंटरव्यू ही नहीं देती है किसी को, प्रेस रिलीज ही नहीं वही करती। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। नहीं किया। नहीं, और फिर जैसे कहीं अगर इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं तो उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि आप आम काट के खाते हो या फिर इकट्ठा खाते हो या फिर आप फिर पर्स रखते हैं या फिर काम कैसे करते हो। तो ये दौर ये आ गया है कि मीडिया मतलब अपने देश के प्रधानमंत्री से जो देश को चलाए उससे इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। और वो भी कौन सवाल पूछ रहा है इस पे भी ध्यान देना चाहिए। वो एज अ एक्टर अक्षय कुमार जाकर के सवाल पूछ रहा है, एज अ मीडिया पर्सन वो सवाल पूछता तो और भी वो घिनौनी वाक्य होती। लेकिन मीडिया पर्सन्स ने भी पूछे उस सवाल को कि सर आप इतना काम कैसे थकते क्यों नहीं है सर आप। हाँ वो तो मैंने देखा है, वो उसकी देखा चाटुकारिता चलती रहती है। और आपने एक और देखा वो बोलते हैं सर आप जेब में पर्स रखते हैं कि नहीं। तो मीडिया में मतलब आप मतलब प्रधानमंत्री देश की बात को रखने आ रहा है और आप उनसे इन सवालों को एक एक पल महत्वपूर्ण होता है देश के प्रधानमंत्री के लिए, और आप उनसे ये सवाल पूछ के आप अपना समय जाया कर रहे हैं। जबकि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो खुल के बात रखते हैं, सवाल पूछते हैं और उनको मीडिया अपने चैनल से निकाल दिया जा रहा है, फिर कुछ किया जा रहा है। तो वो चीज़ें उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो अभी कर रहे हैं। स्वतंत्रता इंडेक्स में, मीडिया के स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत शायद 142 कहीं 142 से 161 पे आ गया है। वाह, कांग्रेचुलेशन। तो उस देश में अगर आप माइक लेकर के और कुछ बढ़िया बोल देते हो तो आपको एक बढ़िया सा गेस्ट हाउस बुक किया जाएगा आपके लिए। समझ रहे हो कहाँ का गेस्ट हाउस ना? उस गेस्ट हाउस में रखा जाएगा, 2 टाइम का खाना मिल जाएगा। 5 साल से सर्जिल इमाम भी ऐसे ही बंद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंद हैं, और भी एम आई पे भी अभी नया कुछ कल ही एक्शन लिया गया। तो ये सब बोलने की वजह से हुआ है, सब समझ रहे ना, ये बोलने की वजह से हुआ है। आप बोल नहीं सकते। और जहाँ तक बात रही स्टूडेंट एक्टिविज़म की और ख़ास करके स्टूडेंट की, किसी बहुत ही बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बोला है कि छात्र और छात्र राजनीति को हमेशा सरकार के विपक्ष में खड़े होना चाहिए, क्योंकि तभी बेहतर चीज़ निकल के बाहर आएंगी। पत्रकार, छात्र और मतलब इन लोगों को तो सवाल पूछने की है। आप देखेंगे जब अंग्रेजी हुकूमत थी, भगत सिंह जैसे अपने देश से एक से तो वो छात्र थे, उसी समय से उन्होंने अपने आंदोलन को मजबूत किया, अपने विचारों को मजबूत किया। और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से उनका नाम है, और मतलब उनकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि आज़ादी मिली हमको। मिली है। अच्छा अभिषेक जी, अभी हम जेएनयू में बैठे हैं और मोदी जी की सरकार है। मान लीजिए अभी भगत सिंह जिंदा होते तो उनका क्या रिएक्शन होता? इस पे मैं क्या बोलूँगा। आप कुछ नहीं बोलेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, मतलब ये भी बहुत बड़ा जवाब है हमारे लिए। कोई दिक्कत नहीं मतलब मैं क्या होगा, मैंने पढ़ा नहीं है ज़्यादा भगत सिंह और इनको, तो मैं बता नहीं पाऊँगा। चलिए, और कुछ आप संदेश देना चाहते हो इस फ्रीडम से भरी हुई दुनिया को जिसके पास आज़ादी ही आज़ादी है? भगत सिंह अगर इस ज़माने में होते तो इतना तो कहा ही जा सकता है कि शांत तो नहीं बैठते। शांत तो नहीं बैठते। कम से कम इतना भगत सिंह अंग्रेज़ों के समय में अगर वो जाके अब अंग्रेज़ों के कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए संसद में जब वो बम फेंक सकते हैं, तो इस ज़माने में तो मेरे ख्याल से वो तो शांत बैठते नहीं बिल्कुल। भगत सिंह अपने आंदोलन को मजबूत करते और उनके साथ देश का काफ़ी युवा खड़ा रहता। लेकिन जो चाटुकारिता करते हैं उन लोगों को तो हम, जिनका कुछ व्यक्तिगत लाभ होता है, जिनके कुछ वो उन लोगों का तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन भगत सिंह का साथ देने के लिए देश के काफ़ी युवा खड़े रहते इस समय में। चाटुकारिता करने वाले लोग उस घास की तरह होते हैं कि जिस ज़मीन पे थूक भी दो उसको थोड़ी सी नमी आ जाती है, उस पर एक छोटा सा घास निकल आता है। उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उसको सिर्फ थूक की ज़रूरत होती है। तो चाटुकारिता एक वैसा एक मतलब शब्दावली है या जो है। अब पत्रकारिता या फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। ये भी बहुत बड़ा वक्तव्य है कि एक जर्नलिस्ट नहीं बोलना चाहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और पत्रकारिता के बारे में खुल करके। और हम बैठे हैं जेएनयू में, ये ढेर सारी पहाड़ें हैं, ये अरावली की खूबसूरत पहाड़ियाँ जो यहाँ से होते हुए राजस्थान तक जाती हैं और भारत की शान और शौकत और सुंदरता को बढ़ाती हैं। ठीक है, आप लोग किसी बड़े नेता, राजनेता, राष्ट्रपति कभी की मिले हैं किसी से? बड़े वैसे तो आज ही हमारे देश के गृह मंत्री आने वाले थे जेएनयू में, लेकिन अमित शाह जी, हाँ, तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। लेकिन मैं उनको मिलने तो मैं उनको देखने भी नहीं जाता। असल में शायद मेरे क्लास से, तो मैं क्लास को इम्पोर्टेंट ज़्यादा माना। अच्छा सच में अमित शाह के अलावा कोई और आ रहा होता मेरे को तो फिर शायद मैं देखने चला भी जाता। लेकिन क्यों अमित शाह पे क्यों नहीं जाते यार? क्या ही मतलब बात ही क्या करते उस समय, मेरे को जानी पहचानी बातें हैं ही उनकी। तो इतना बढ़िया व्यक्ति है वो, अपनी तरह बातें करता है, उसके पास भी 2 हाथ है, 2 मुंह है। होंगे, आपको लगते होंगे बढ़िया, मतलब
देश के गृह मंत्री हैं तो बढ़िया ही रहे होंगे, हाँ। अच्छे अच्छे उनके फैसले रहे होंगे, कुछ तो आपको लगते होंगे अच्छे। अच्छा, ये जो सेंटर में बैठे हुए सरकार में जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिसीजन अमित शाह लेते हैं, मोदी जी नहीं ले पाते हैं, और बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में अमित शाह का ही हाथ होता है। तो आपको लगता है वो उस डिसीजन में कि इसमें अमित शाह का ही रोल दिख रहा है, मोदी जी साइड रोल में खड़े हैं? हाँ, इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये जो डिसीजन वगैरह मेरे को तो हालांकि सीरियस डिसीजन लगता है अमित शाह लेते हैं। क्या इसका तो कुछ जानकारी में मतलब अपन तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है यही कि जो बहुत सेंट्रलाइज हो गई है जो पावर है, ये आप ही मतलब पूरा डिस्कस कर ले। डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये पावर, बिल्कुल नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं कि आप जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ, अभी चुनाव हुए, चुनाव जीते और फिर कह रहे हैं कि भाई कौन बनेगा, या तो फिर शिवराज सिंह बनेंगे, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर बन सकते हैं, या फिर प्रहलाद पटेल बन सकते हैं, इस तरीके के नाम चल रहे थे। ऐसा ही राजस्थान में सीन था, ऐसा ही छत्तीसगढ़ में सीन था, लेकिन हट के कुछ मतलब जिनका कभी नाम नहीं सुना था, पहली बार के विधायक को उठा के अगर आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो इस तरीके के जो डिसीजन एकाएक ले रहे हैं, तो इससे आपको मतलब समझ में आता है कि पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो चुकी है इस जमाने। जिसके पास पैसा है उसको खास करके सीट दी जा रही है, या फिर ऐसा कुछ? देखिए, पैसा के अलावा भी कई चीज़ें देखी जाएंगी भाई, मतलब राजनीति में तो पैसा के अलावा उस चीज़ को भी देखा जाएगा ना कि भाई भारत देश में जैसे जाति व्यवस्था पे मतलब कितना ज़्यादा वो है, तो जाति को भी देखा जाएगा, किस जाति के मुख्यमंत्री आप बना रहे हो, किसको साधना है, किसको करना है, तो इन सब चीज़ों को देखा जाता अच्छा, है। ये जो संसद में ओबीसी वाला प्रकरण बढ़ा था कि ओबीसी की सीटें उसको बढ़ानी है, ये करनी है, वो करनी है, तो हमें लगता है इसीलिए मोहनलाल यादव को लॉन्च किया गया होगा एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। और लोग कहते हैं कि मोहनलाल यादव पहले खनन माफिया थे, ये थे, वो थे, बहुत ढेर सारे केसेस हैं उन पे, तो लोग कहते हैं पैसे की वजह से भी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा नहीं लगता ना ये ओबीसी वाला सिक्का खेला गया है यहाँ पे? क्या कहा जा सकता है कि ओबीसी, क्योंकि देखिए राजस्थान में एक सामान्य वर्ग के मुख्यमंत्री को, सामान्य वर्ग के व्यक्ति को, विधायक को मुख्यमंत्री बनाया है, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की, और फिर छत्तीसगढ़ में अपने SC ST के, तो मतलब आप सबको साधने का काम कर रहे हो, तो उस चीज़ के हिसाब से कहा जा सकता है कि ऐसा वही एक दिन सही है। ये है सारी चीज़ें। फ्रेंच के बारे में बात करते करते कुछ पॉलिटिकल बातें भी हो गई, और सही है, ऐसा माहौल हमेशा बना रहना चाहिए, और ऐसे डिबेट डिस्कशन आपको भी सुनने चाहिए ताकि मालूम चले कि क्या चल रहा है। हम खास करके सब्जेक्ट पे, एकेडमिक पे काम करते हैं, लेकिन जो करंट मुद्दे चल रहे हैं हम उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन करंट मुद्दे जैसे राम मंदिर है, पुराना मुद्दा हो गया, बहुत पुराना मुद्दा हो गया, अब इस पर हम बात नहीं करेंगे इस पर कुछ बोलना भी नहीं चाहेंगे। और ऐसे ही ढेर सारे, आप क्या बोलना चाहेंगे सारे इस कन्वर्सेशन पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलूँगा मैं आपसे एक नए वीडियो में, नए अंदाज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।